नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ाने वाली है। दरअसल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरने वाली है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी विरोधी दलों को टक्कर देती हुई दिखाई देगी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए बताया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी साल 2022 में सीधे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को टक्कर देते हुए दिखाई देगी। जी हाँ, इसके साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली में लोगों को दी जा रही सुविधाएं उत्तर प्रदेश के लोगों को दिए जाने का भी यहां पर वादा किया है। उन्होंने इसको लेकर बात की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश को गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेताओं ने विकास से दूर रखा है, इसलिए दिल्ली में जो सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो उत्तर प्रदेश में भी लोगों को दी जाएगी और उत्तर प्रदेश के लोगों को वो सुविधाएं अभी तक नहीं दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों ने अपने घर भरने के सिवाय यूपी के लोगों के साथ कुछ नहीं किया। यूपी के लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। इसके पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके लिए दलित समाज से आने वाले मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को चुनाव प्रभारी बनाया गया। आम आदमी पार्टी ने डिप्टी स्पीकर राखी बिडलान और विधायक सुरेंद्र कुमार को सह प्रभारी बनाया है। दरअसल यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव में अपना दमखम आजमाना चाहती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अगस्त से ही लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और पार्टी का नेतृत्व लगातार कर रहे हैं। यूपी में राज्य सरकार उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दायर करा रही है। आप उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में एंट्री से पहले जमीनी परीक्षण करने वाली है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि हमारी छोटी सी पार्टी ये कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा जी यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। यूपी में हर पार्टी की सरकार आई, लेकिन अपने घर भरने के सिवा किसी ने यूपी के लिए कुछ नहीं किया। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है? अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकासशील राज्य नहीं बन सकता, विकसित राज्य नहीं बन सकता? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक बन सकता है तो क्या लखनऊ के गोमती नगर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया जा सकता? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल देश के सबसे बेहतरीन अस्पताल बन सकते हैं तो यूपी के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है? अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बर्दाश्त करें? अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यूपी के लोगों के इतने ज्यादा बिल क्यों आ रहे हैं? अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं तो यूपी के सरकारी स्कूल इतने बदहाल क्यों हैं? अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते हैं तो यूपी में हर दिन हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म क्यों होते हैं?
यूपी में हमारी बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की जा सकती? आज उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर चलने से कौन रोक रहा है? यूपी की गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेता। यूपी के लोगों ने हर पार्टी के लोगों पर विश्वास करके उन्हें मौका दिया, पर उन पार्टियों ने लोगों की पीठ में छुरा घोंपाया। सरकारें आई, सरकारें गई, मगर हर सरकार ने पिछली सरकार का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूपी के लोगों को आखिर में क्या मिला? कुछ लोग पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में इतनी सारी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी अलग से क्या लेके आएगी? आज यूपी की राजनीति में एक ही चीज की कमी है, सही और साफ नीयत की, और वो केवल आम आदमी पार्टी के पास है। इसी साफ नीयत से हमने दिल्ली बदल के दिखाई है। दिल्ली में हमने साबित कर दिया कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं होती, नीयत की कमी होती है। दिल्ली के लोग चाहते थे कि उनकी जिंदगी बेहतर हो, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके परिवार को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, उनको एक ईमानदार सरकार मिले। इसीलिए दिल्ली के लोगों ने लगातार 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली में लोगों को पहली बार काम होते हुए दिखा। उन्होंने एक ईमानदार सरकार मिली जो उनके लिए, उनके साथ मिलकर काम करती है। तो जैसा कि बिल्कुल साफ हो चुका है, अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया कि 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में लड़ने वाली है और विकास की दौड़ में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे हो चुका है। ये बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी तरह की सुविधाएं नहीं है, ये भी अरविंद केजरीवाल ने कहा। और साथ ही यूपी में सुविधाएं क्यों नहीं दी जा सकती, इसका एक बड़ा सवाल भी उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने नेताओं से पूछा है कि आखिर जब बजट है, वही प्रक्रियाएं हैं, विधानसभा वही है, नेता वही हैं, तो आखिर सुविधाएं क्यों नहीं मिलती हैं? यूपी ने अब तक गंदी राजनीति देखी है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि जो सरकारें आई वो लगातार पहले से भ्रष्ट थीं और जो उसके बाद सरकार आई उसने भी पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मोनिका, बिल्कुल, और बड़े आरोप यहां पर यूपी सरकार पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं केजरीवाल। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों ने गंदी राजनीति देखी है और भ्रष्ट और यहां पर गंदगी की वजह से, गंदी राजनीति की वजह से विकास जो है वो प्रदेश की जनता देख नहीं पाई है। तो यूपी में आपका दंगल जो है वो देखने को क्या मिलेगा? क्या उत्तर प्रदेश में योगी के गढ़ में केजरीवाल अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर पाएंगे? इसी पर आज हम करेंगे चर्चा और इसके लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है, जिससे सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। दयाराम भार्गव जुड़े हैं, प्रवक्ता है सुबह सपा के। और मनोज तिवारी जुड़े हैं, नेता है कांग्रेस के। अजय शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप गुप्ता है, राजनीतिक विश्लेषक। मोहम्मद अब्बास जुड़े हैं, प्रवक्ता है सपा से। और अफरोज आलम जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। अफरोज आलम, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। बड़ा ऐलान यहां पर केजरीवाल करते हुए नजर आते हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे। इस बीच सिद्धार्थनाथ सिंह का साफ तौर पर कहना है कि पहले आप दिल्ली तो संभाल लीजिए, दिल्ली आपसे संभल नहीं रहा है, कोरोना केसेस आप देख लीजिए, यूपी के बारे में आप बाद में सोचिएगा। दिल्ली अच्छे से संभाली है और तीन महीना लगातार संभालते चले आ रहे हैं। और दिल्ली की जनता भी जानती है कितने अच्छे से अरविंद केजरीवाल की टीम ने दिल्ली को संभाला हुआ है। और अब दिल्ली से बाहर के लोग, जो बाहर के राज्य हैं, वो भी अब इस तरफ देख रहे हैं कि कब आम आदमी पार्टी हमारे राज्य में आए और सत्ता संभाले। और जो सुविधाएं दिल्ली वाली लोग पा रहे हैं, दिल्ली की जनता पा रही है, वो हमारे राज्य में भी पूरी तरीके से वही मॉडल, जो दिल्ली मॉडल है, जो पूरी दुनिया में सक्सेस हुआ है, वो लागू करें। उसी कड़ी में आज बहुत बड़ा ऐलान जो अरविंद जी ने किया है, 2022 का चुनाव हमें लड़ना है, पूरी ताकत से लड़ना है। और जो 70 साल की बदहाली उत्तर प्रदेश झेल रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, 3-3, 4-4 पार्टियों का अदला बदली चलती रही है, तो जनता को तो कुछ नहीं मिला और लोगों को और पार्टियों को तो बहुत बड़ा बदलाव मिलता चला गया। और सबसे बड़ी मुश्किल इसे ताकतें पैदा करते चले गए और जनता को गर्त में डालते चले आए। उस लिहाज कहते हैं ना, एक अचीवमेंट है यूपी की जनता के लिए। और सामने उनका मुस्तकबिल बहुत साफ नजर आ रहा है कि आने वाले 2022 के चुनाव के बाद यूपी हमारा कैसा होगा, कि जनता आज से महसूस करना शुरू कर देगी दिल्ली को देखते हुए। ठीक है अफरोज जी, ठीक है। अश्विनी जी, आपसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि आपको लगता है कि आपके लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर बनेंगे केजरीवाल, जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने ऐलान किया है चुनाव लड़ने का, और उन्होंने बड़ा आरोप भी लगाया है प्रदेश सरकार पर कि सिर्फ गंदी राजनीति अब तक देखने को मिली है प्रदेश के लोगों को, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है। देखिए मोनिका जी,
चुनाव लड़ना किसी भी दल का लोकतांत्रिक अधिकार है और वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। कोई भी इसमें कोई दल किसी को रोकेगा नहीं और न रोकना चाहिए, ये तो एक उसका अधिकार है। केजरीवाल जी ने कहा है ठीक है, उनकी पार्टी है, वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़े, कोई इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी को अपने ऊपर विचार करना चाहिए। इसके पहले उन्होंने हरियाणा में चुनाव लड़ा, गोवा में चुनाव लड़ा, गुजरात में चुनाव लड़ा और पंजाब में चुनाव लड़ा। क्या हश्र हुआ उनका वो देखें, ये उनको समीक्षा करनी चाहिए। आत्मसमीक्षा 4 राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं, उनमें उनको समीक्षा करनी चाहिए। दूसरी चीज अगर आ जाइए, आज आते हैं वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 23 से 24 करोड़। ठीक है। दिल्ली की जनसंख्या है 2-2.5 करोड़। वहां की योजनाओं के शब्दभाग उत्तर प्रदेश वासियों को अगर वो दिखाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के वासी भी कमजोर मस्तिष्क के नहीं है, बहुत ही यहाँ पर राजनीतिक फसल पैदा होती है। यहाँ का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भारत का प्रधानमंत्री की बनने की कुवत रखता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रखता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश ऐसी उपजाऊ जमीन है। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद अब्बास भी जुड़े हुए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। आपसे पहला सवाल ये है कि लगातार इनका ये दावा है अरविंद केजरीवाल का, जो पिछली सरकारें थी उसमें जो सरकार गई उसके बाद जो यहां पर सरकार आई उसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड लगातार तोड़े। तो एक तरह से आपकी भी यहां पर सरकार रही है, बीजेपी की सरकार है, बसपा की भी सरकार है, तो उन्होंने तो सभी को एक तरह से धो दिया है। जितने भी आरोप लगा रहे हैं वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को कहीं एंट्री करोगे तो मुताबिक करके तो आएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे पैसे वाले, फिर तो राजनीतिक मजबूरियां होती है कि अपनी जमीन तलाश और अपना आधार बनाने के लिए सामने वाली कमियां गिनवाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से देश में परिस्थितियां हैं, आज देश का अन्नदाता जिस तरह से सड़कों पर बैठा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उसे बर्फ की डालकर ठंडा पानी में फेंकवा रही है। आज पूरे देश में जिस तरह के हालात है, जब केजरीवाल की चुनाव लड़ाए थे तो अपने यादव जी ने साफ कहा था कि समाजवादी पार्टी की सिस्टम है और 20 से 30 सीटों को प्रभावित करती है। अगर हम दिल्ली जाकर किसी वजह से हमारे उनको हार जाती है तो हम भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का काम करेंगे। यही आज बिहार का था, अखिलेश यादव जी ने साफ कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कि हम बिहार में जाकर सेक्युलर वोटों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और जिस तरह से पंजाब का या हरियाणा का हाल हुआ, आप पार्टी जीत चुकी है, तो अगर आप पार्टी उत्तर प्रदेश में आती है, समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करी है। कल पूरे प्रदेश में अन्नदाताओं के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने लाठी डंडे खाए और जेल जाने का काम किया। ठीक है, तो उस लड़ाई को अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर कैबिनेट वोटों को कमजोर करके पार्टी में काम करेगा तो वो आप पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी को होने का ही काम करेगा। ठीक है, प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपने लगातार राजनीति को बहुत ही करीब से देखा है, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल का जो संगठन है, जो उनके कार्यकर्ता किस तरह का संगठन हो, जिला स्तर का हो, क्या वो अब इतने मजबूत हो चुके हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़ी जनसंख्या रखने वाले सूबे में वो राजनीति में वहां पर हुंकार भर सकते हैं? देखिए शुक्ला जी, हम पहले केजरीवाल को हमने दिल्ली में जब राजनीति में आए थे बहुत हल्के में लिया था हमने पहली बार चुनाव के अंदर, लेकिन आपने देखा 2 बार के चुनाव से बराबर सरकार बना करके इन्होंने अपने कद को काफी बड़ा कर लिया। हालांकि पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली इनको, लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली की सरकार चल रही है सब जानते हैं। आज हम कितनी बात कर लें, दिल्ली में इन्होंने कोरोना के अंदर भी काफी कंट्रोल करा है, दिल्ली के अंदर हर तरीके से वहां पे रेट भी कम करे, तो इसको देख के यूपी ने भी रेट कम करे है टेस्ट के अंदर। हर तरीके से इन्होंने दिल्ली इतना ज़्यादा, जबकि एनसीआर का बहुत बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा वहाँ से एक आर्थिक लोग जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी जिस तरीके से एक्टिविटी रही इनकी बराबर प्रदेश पे निखा रही, काफ़ी कंट्रोल करा इन्होंने। शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर कि शिक्षा का जो स्तर था पहले, जो सरकारी स्कूल थे उन्हें काफ़ी कंट्रोल करा है। काफ़ी मतलब लोग कहीं ना कहीं तारीफ करते हैं। मैं देखो किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं राजनीतिक दृष्टि से सोच रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में काम करा, अच्छा, इसके अलावा मेडिकल क्षेत्र में आपने देखा होगा तो अस्पतालों की हालत सही हुई है। यूपी के अंदर आप अस्पताल देखते हो, आज भी वो हालत सही नहीं हो पाई, क्योंकि यूपी एक बड़ा राज्य भी है। दूसरे लोगों ने समाजवादी पार्टी का भी शासन देखा, लोगों ने बहन जी का भी शासन देखा। लोग कहीं ना कहीं उन शासनों में सरकारें रही है, कहीं ना कहीं कमियां रही है। बहन जी के शासन में आपने देखा होगा जात पात बहुत ज्यादा रही थी। समाजवादी पार्टी के अंदर देखा आपने उस समय
गुंडा तत्व काफी हावी रहा था सर देश के अंदर, जो लोगों ने उसमें नाज की व्यक्त करी थी, तभी सरकार चेंज हुई थी। बीजेपी के शासनकाल के अंदर भी बहुत सारी उपलब्धियां देखने को मिली। तो एक तो लोगों में देखो चुनाव के अंदर बड़ा मजा आएगा। मेरा तो कहना है कि आज चुनाव की दृष्टि से जो केजरीवाल जी ने ऐलान करा है, एक तो आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है। देखिए हर आदमी बिजली पानी सस्ता चाहता है। दिल्ली में जब बिजली सस्ती हो सकती है तो यूपी में क्यों नहीं हो सकती? जब दिल्ली के अंदर शिक्षा का स्तर सुधर सकता है तो दिल्ली में तो यूपी में क्यों नहीं सुधर सकता? आप 22 करोड़ की आबादी तो कह रहे हो, पर आप ये देखो यूपी एक बड़ा राज्य है, यूपी में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। यूपी के अंदर हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं अगर लाना चाहें तो कहीं ना कहीं अगर सरकार की सोच है तो हम ये नहीं सोच सकते सरकार नहीं कर सकती। लेकिन प्रदीप जी, इस बीच जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से जो मॉडल अपनाया गया है, विकास हुआ है, आप भी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सभी देख रहे हैं इस चीज को, दिल्ली के काम को सभी देख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए जहां जहां भी चुनाव यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी ने लड़ा है तो वहां पर मात क्यों खाई है? आखिर ऐसा क्यों, ये क्या कारण इसके रहे हैं? मोनिका जी देखिए, आप अभी आम आदमी पार्टी को बीजेपी से तुलना नहीं कर सकते। बीजेपी में आज करोड़ों बड़ा संगठन है, करोड़ों पन्ना पूर्वक तक है, बड़ा संगठन नहीं बना अजय जी। लेकिन आप ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आज आम आदमी की इतनी बुराई नहीं है, इतनी ज्यादा सीटें लाना किसी राज्य के अंदर। आपने देखा है आज तक दिल्ली में किस 69 में 67 सीटें आ रही है, किसी की आई है आज तक? आप ये तो देखिए 70 में से 67 सीट लाना, कह सकते हैं कि खोने के लिए कुछ नहीं लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है पाने के लिए। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, जैसा कि इन्होंने बताया तो एक बात तो इसमें कहीं ना कहीं साफ हो रही है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक विकल्प के रूप में जरूर सामने आई है। क्योंकि अब तक देखिए होता क्या था, बसपा गई, सपा आ गई, सपा गई, बसपा आ गई, और जब फिर दोनों चले गए तो फिर बीजेपी आ गई। विकल्प नहीं था क्योंकि कांग्रेस उस तरह से अपनी जमीन को वहां पर धीरे धीरे मजबूत नहीं कर पाई। तो क्या अब विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल वहां पर सामने आने वाले हैं? देखिए बिल्कुल सही बात कही आपने। अरविंद केजरीवाल विकल्प के रूप में सामने आने वाले नहीं, आ चुके हैं। और इसकी सुगबुगाहट या इसका इंडिकेशन जो है हमें संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिला था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उसके बाद जिस तरह की ताबड़तोड़ जो है गिरफ्तारियां हुई या जिस तरह से हमले हुए, राजनीतिक हमले हुए, वो हमने देखा। अब हमें समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने यूपी को क्यों चुना है, वो भी कोरोना के बाद में। देखिए अगर आप पिछले साल के फरवरी के हुए इलेक्शंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली के चुनाव को ऐसे लड़ा जैसे कि एक एमसीडी का चुनाव लड़ा जाता है। बहुत ही जमीनी मुद्दों के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा, बिजली, पानी, सड़क और स्कूल और इस तरह की व्यवस्थाएं, मेडिकल, इसके ऊपर चुनाव लड़ा। लोगों ने उनकी आलोचना भी की कि भाई ये विधानसभा का चुनाव है या एमसीडी का इलेक्शन है जो काउंसलर लेवल का लोग लड़ रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ब्रिगेड उसमें लगा दी। आपने देखा कि जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, वो भी जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए पहुंच गए थे, पूरा जोर लगाया और राष्ट्रीय या नेशनल मुद्दों को उन्होंने उठाया जैसा कि उनकी स्ट्रेटेजी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जीत कर आए और मुझे वो पिक्चर आज तक याद है जब उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर गाना गाया था शपथ से लेने से पहले, हम होंगे कामयाब। तो जो उनकी जो प्लानिंग थी वो वहां से पूरी साफ दिखाई दे रही थी। आज हमें वही दिखाई दे रहा है। तो यूपी का जो समीकरण है, हम थोड़ा उसको पॉलिटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि अब यूपी में होने वाला क्या है। देखिए सबसे पहले बीजेपी का जो अपना कैडर है या अपना वोट बैंक है वो फिक्स है, वो कहीं नहीं निकलने वाला है उनका। तो आखिरकार जब बीजेपी का वोट बैंक कहीं नहीं हिलेगा तो किसके वोट बैंक पे असर पड़ेगा? देखिए वोट बैंक पे जैसे कि हम देखें अभी जिस तरीके से ओवैसी ने बड़े उत्साहित होकर कहा था कि मैं यूपी में भी जाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा, तो ओवैसी को एक टक्कर मिलेगी, मुस्लिम वोट बटेगा, मुस्लिम वोट अरविंद केजरीवाल की तरफ, बिल्कुल मुस्लिम वोट जो है बट जाएगा, वो जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ भी जाएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ भी जाएगा, थोड़ा बहुत जो है कांग्रेस की तरफ भी जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इससे फिर पूरा फायदा बीजेपी को ही हो जाए? बिल्कुल। अभी इसमें जो है दूसरी पार्टीज है, जैसे मैं कहूं कि जो यादवों का जो वोट बैंक है, जो कि थोड़ा बहुत बीजेपी ने थोड़ा खिसका लिया था, तोड़ा था, उस पर भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। क्योंकि कोई देखिए जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे लोग भाग नहीं सकते हैं। तो हम जो हम कास्टिज्म की बात करते हैं, सुहेलदेव पार्टी है, उनका भी वोट बैंक सबसे ज्यादा खिसकेगा इसके अंदर, क्योंकि जो वो चीजें दे रहे हैं, बिजली, पानी और मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, यानी कि इसका असर जो है जो अभी तक सुहेलदेव पार्टी रिएक्शन ले लेते हैं इसमें। जी ठीक है, उस पर असर पड़ेगा इसके ऊपर। दयाराम जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अभी हमारे भाई साहब ने जो कहा था ना, देखिए आप ये देखिए कि जो आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी का वोट बैंक नहीं फिसलेगा, 100% फिसलेगा। देखिए बीजेपी के अंदर भी
एक बौद्धिक समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समाज के जो वोट देते हैं, चाहे वो अग्रवाल समाज के हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज, बीजेपी का जो तबका है वो मध्यम वर्ग का वोट है, इसका जो व्यापारियों का मध्यम वर्ग का। लेकिन केजरीवाल के साथ भी आज व्यापारियों को भी समस्याएं हो रही हैं। आप देखा होगा इस सरकार के अंदर व्यापारी भी कहीं ना कहीं दुखी रहा है। तो ये तो चीजें हैं, कहीं ना कहीं वोट बैंक में जो सेंध लगेगी, मुसलमान वोट का भी, मुस्लिम वोट देखिए बीजेपी में नहीं जाता, वो तो जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा बीजेपी का वोट भी जाएगा। और यूपी के अंदर कई जगह समीकरण ऐसे हैं, यूपी बड़ा राज्य है, इतनी सारी सीटें हैं, तो इफेक्ट बहुत पड़ेगा। दयाराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। ठीक है दयाराम जी, आपने लगातार देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और दिल्ली की राजनीति में जो सबसे बड़ा अंतर है, दिल्ली में जब भी चुनाव होगा तो यहां पर जाति समीकरण से ज्यादा महत्व रखता है यहां की सड़क, यहां की पानी, यहां की बिजली, यहां पर साफ सफाई की आखिर व्यवस्था क्या है, सीवर ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पीने का पानी समय पर आता है कि नहीं आता। लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की होती है तो जाति समीकरण वो सबसे बड़ा समीकरण है जिसके आधार पर यहां पर वोटिंग होती है, इसी के आधार पर यहां पर कैंडिडेट्स को यहां पर टिकट भी दिए जाते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल अभी उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक से भांपने में कामयाब हो पाए हैं? और जब वो मैदान में उतरेंगे तो आपकी पार्टी का यहां पर क्या स्थान होगा, आपका यहां पर क्या रोल होने वाला है? सबसे पहले तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़े जी 2022 में। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर ने एक मोर्चा बनाया है, मैं आपको नजर से बता देना चाहता हूँ, भागीदारी संकल्प मोर्चा। इसमें 8 घटक दल हैं। घटक दलों के नाम बता देता हूँ। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा हैं, श्रीमती कृष्णा पटेल जी हैं, प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, बाबूराम पाल जी हैं, रामकेवट बिंद जी हैं, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान है, स्वयं नेताजी ओम प्रकाश राजभर। 8 घटक दलों के साथ में हमारी जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनी है, ये तो हमारी आप देखे नहीं होंगे, नहीं तो हम आपको बता दें 2019 का दिसंबर वाला मामला अगर आप देख लें, बहुत अच्छी हमारी जो रैली हुई थी। आज तक गाजीपुर के कुशीनगर में इतनी बड़ी रैली स्वयं देश के प्रधानमंत्री भी गए थे, उतनी भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाए थे जितना भागीदारी संकल्प मोर्चा की। मैं बताना चाहूंगा 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा के बगैर सरकार किसी की शुक्ला जी बनने वाली नहीं है, बोलकर इसको समझ लीजिए। इसका पूरा गणित बता देता हूँ। देखिए, हम मानते हैं उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति नहीं हो रही है, नहीं, ये किसने कह दिया? विकास की राजनीति अगर नहीं होती तो सपा बसपा को छोड़ करके जो है यही जनता जो है कैसे भारतीय जनता पार्टी को करता? आखिर पिछली सरकारों से त्रस्त थी जनता ना, इसीलिए चुना भारतीय जनता पार्टी को इस सरकार को हटाइए, इसको लाइए, विकास मिलेगा। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या है, 24 करोड़ की बात कर रहा हूँ, इस समय 24 प्लस हो रहा है, कम नहीं है। 24 करोड़ की जो जनसंख्या है वो आस लगाई बैठी थी कि ये सरकार आएगी, गाँव गरीब किसानों की और रोजगारों की बात करेगी, शिक्षा रोजगार व्यापार की बात करेगी और इसके साथ में स्वास्थ्य की बात करेगी। लेकिन देखिए शुक्ला जी, हमें पूरा कहने दीजिए, वजह वो नहीं है। वजह आप देखिए उत्तर प्रदेश में सरकार जो चल रही है, इस सरकार में आप देख लीजिए पिछले पौने 4 साल होने जा रहे हैं, पौने 4 साल में ये सरकार हमेशा तत्पर खड़ी रहती है, कभी इस बिल को लाना, कभी इस कानून को लाना, और वो कभी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अमली एक यहाँ पर छोटा सा हम सवाल ले लेते हैं। मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। मनोज जी, दिल्ली से तो आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर जो सत्ता थी उसको साफ करने में अहम रोल निभाया था अरविंद केजरीवाल ने। अन्ना हजारे को सामने लाए, उसके बाद अपनी पार्टी बना ली और शीला दीक्षित को यहां पर हरा दिया। अब जब जनता के सामने एक विकल्प के तौर पर आप आ सकते थे, प्रियंका गांधी लगातार मेहनत कर रही हैं वहां पर, अब अरविंद केजरीवाल वहां पर भी कूद चुके हैं। आपका पूरा का पूरा अब सामना यहां पर अरविंद केजरीवाल से फिर से होने वाला है। कैसे इस पूरी की पूरी आप जो रणनीति को देखते हैं? देखिए आलोक जी, लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ने का निर्णय ले सकता है, लेकिन आपत्ति भी नहीं। अब रहा था उत्तर प्रदेश की राजनीति का, देखिए कांग्रेस के संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और बहुत पुरानी पार्टी। किसी भी प्रदेश के चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है संगठन, और उत्तर प्रदेश 75 जिलों का प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की संगठन है, मुझे नहीं लगता है जितनी जानकारी है उत्तर प्रदेश की उनकी कोई पैठ है। अब रही बात चुनाव लड़ने की, चुनाव को लड़ने का उनका कुछ अपना निर्णय होगा, उनका कुछ आधार होगा। अब कांग्रेस के संदर्भ में निर्णय पर क्या प्रभाव हो सकता है, स्पष्ट रूप है कि कांग्रेस के कौन दल चुनाव लड़ रहा है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए जमीन स्तर पर विगत कई वर्षों से हम मेहनत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार चलाए और एक राष्ट्रीय दृष्टि से हमारी बहुत सारी योगदान है उत्तर प्रदेश के। वर्तमान परिस्थितियों में जो सरकार है, हमारी लड़ाई जो है वहाँ भारतीय जनता पार्टी से है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है बहुत समझदार और जागरूक जनता है,
नहीं, प्रश्न मैंने इसीलिए ये आपसे पूछा क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल मैदान में आएंगे तो जो पिछले वो लगातार वो चिल्लाते रहते थे कि कांग्रेस ने यहां भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस ने 2G स्कैम किया, कांग्रेस ने बसें बेच दी, कांग्रेस ने कोयला में पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, 8 से 9 लाख करोड़ का वो आंकड़ा चिल्लाते थे, वो फिर से उत्तर प्रदेश में इन्हीं आंकड़ों के साथ आपके सामने आएंगे, तब आप इन चुनौतियों से फिर कैसे निपटेंगे? मनोज जी, एक सवाल मेरा भी कि ये बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए है और बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि आपके रहते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और सपा के सामने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को विकल्प माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे हैं, तो ये चिंता का विषय आपके लिए, आप नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए, आलोक की बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं आपको एक बात कहना, देखिए केजरीवाल साहब आज एक लोकतंत्र में माफी के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरा निजी मत है, लोकतंत्र की विडंबना भी है और वो विडंबना लोकतंत्र की कभी न कभी अस्पष्ट लोगों के समक्ष आ जाती है, लेकिन इश्तहार के बल पर और कागज के बल पर, कागजी आधार पर, सोशल साइंस के माध्यम से विगत 15 वर्षों से भारतीय राजनीति बहुत प्रभावित हुई है। देखिए, जनता के बुनियादी मुद्दों को राजनेता या नेता या कार्यकर्ता सब समझ पाता है जब वो कई वर्षों से वहां पर रह करके मेहनत करता हो। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, मुझे लगता है कि अभी कोई भी प्रदेश स्तर पर आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा नेता है कि वहाँ की बुनियादी मुद्दों को समझता है, और जो लोग बुनियादी मुद्दों को नहीं समझ पाएंगे उसका ना तो निराकरण कर पाएंगे और ना सही तरीके से क्रियान्वयन कर पाएंगे। दूसरी बात मैं आपको इस बात बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र के चुनाव में जीत हार होते रहती है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश की राजनीति हम सत्ता में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश को अगर उत्तर प्रदेश किसी ने बनाया है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का है। सुचिता कृपलानी से लेकर के कमलापति त्रिपाठी, लोकपति त्रिपाठी, नंदन बहुगुणा, ठीक है, मौजूदा स्थिति में कोई मौजूदा, ठीक है, ठीक है, रणनीति की अभी आप यहाँ पर बात नहीं करें। अश्विनी शाही, आपके पास आऊंगा, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जब अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी, और देखिए वो नेता है, ये चीज आपको स्वीकारनी भी चाहिए, क्योंकि वो जब उतरते हैं तो वो आंकड़ों के साथ सबसे पहले बात करते हैं। वो कभी भी आपने उनको ये देखा होगा कि वो जब भी बात रखेंगे आंकड़ों के आधार पर, और IRS अधिकारी रहे पूर्व, तो जितना नुकसान हुआ है, जितना नुकसान हो सकता है, बजट कैसा है, कैसा प्रबंधन हो सकता है, वो मैनेजमेंट की बात बखूबी जनता को समझा पाते हैं। इन चुनौतियों से फिर आप कैसे निपटेंगे? क्या आप योगी सरकार के तमाम कामों को बखूबी समझा पाएंगे लोगों को? इसमें एक सवाल और ऐड कर लीजिए अश्विनी जी के लिए मेरी तरफ से। बोलिए। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने सड़कों पर होर्डिंग्स लगा रखे हैं MCD के भ्रष्टाचार को लेकर, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा यूपी चुनाव के अंदर। बिल्कुल, इतना बड़ा, बिल्कुल जवाब दीजिए। आलोक जी, देखिए, कोई भी आंकड़ा कोई लेकर आ जाए, विकास जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को मिला है, आज किसी से कहीं कोई छुट्टी नहीं है। रोजगार हम सबसे ज्यादा दे रहे हैं, हम नहरों का काम हम सबसे बढ़िया सिंचाई के लिए कर रहे हैं, बिजली निर्बाध गति से चल रही है, ये मतलब मूलभूत सुविधाओं की मैं बात कर रहा हूँ। बाहरी निवेश जो लाखों करोड़ों के हुए हैं, जो अब धरातल तो कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आंकड़े जिस चीज के भी लेकर आए केजरीवाल जी, हमारे पास उसका जवाब पे है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को, जिसका एक नमूना है अभी जिला पंचायत चुनाव, जिसमें राजस्थान से लेकर गोवा तक हमने कमल खिलाया है। तेलंगाना में आपने देखा कि हमने क्या किया वहां पर। तो आज हम भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कारण ये है ना कि तेलंगाना में अरविंद केजरीवाल सामने नहीं थे ना आपके, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में थे आपके सामने, जहां पर वही जीत पाए, आप तो वहां पर जीत नहीं पाए दिल्ली में। मैं वही बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी भी अपना भाग्य आजमा चुके हैं, अपना काम कर चुके हैं, खुद चुनाव हारे। देखिए, आप इसको नकार नहीं सकते हैं अश्विनी जी। दिल्ली का चुनाव ऐसे वक्त में हुआ जब आपकी पार्टी ने पूरा दमखम लगाया और शाहीन बाग का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमा रहा था, और ऐसे में अगर वो जीत कर आते हैं तो ऐसे में जो आपके लिए यूपी की राह जो है कठिन होने वाली है, क्योंकि उन्होंने जो मुद्दे गिनाए हैं उनको नकारा नहीं जा सकता है। मैंने फिर भी आपके लिए कहा कि आपका जो वोटर है, जो पक्का है, वो कहीं हिलने वाला नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र का वोटर है उस पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। यदि हम उसके पॉलिटिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो आप पार्टी जो है ओवैसी और कांग्रेस पे असर डालेगी, बाकी जो समाजवादी पार्टी का अपना जो वोटर है यादव, उस पर थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा, जो शायद आपसे इत्तेफाक रख सकता है। लेकिन RLD और BSP
आरएलडी का जो वोटर है उसका इंटरेस्ट, मैं अपनी बात कह लूं अश्विनी जी, आरएलडी का जो वोटर है वो आप पार्टी की तरफ नहीं जाएगा, जबकि उन्होंने कोशिश की थी किसान आंदोलन के अंदर जाकर कुछ भूमिका बांधने की, लेकिन बीएसपी का वोटर जो है उस पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, जो पढ़ा लिखा तबका है बीएसपी का या साइलेंट वोटर कहते हैं उस पर थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो यानी कुल मिलाकर मैं जो पूरे इस समीकरण में देखने कर रहा हूँ, इसमें बीजेपी को फायदा दिखाई दे रहा है, इसमें आप ही को फायदा होगा, क्योंकि आपका जो वोटर है वो ठीक है, लेकिन नुकसान किसको होगा? समाजवादी पार्टी जिसने ग्राउंड बनाया यहाँ पर 4 साल के अंदर, नुकसान होगा। सुहेलदेव समाज पार्टी जिन्होंने ग्राउंड बनाया, तो नुकसान में जो है समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव समाजवादी पार्टी है, ना कि बीजेपी है। तो चिंता का विषय कांग्रेस के लिए तो अपनी जमीन तलाशने वाला लड़ाई है, वहां तो उनके लिए कुछ है ही नहीं ऐसा। तो इसलिए जो चिंता की लकीरें होनी चाहिए समाजवादी पार्टी को और सुहेलदेव समाज पार्टी को होनी चाहिए। बीजेपी के लिए तो एक खुशी की बात है कि वोट बट जाएगा। तो ये जो हमारे सहयोगी कह रहे हैं अभी राजनीतिक विश्लेषक, इस बार यूपी का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जवाब ले लेते हैं अश्विनी जी, अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। देखिए, अजय जी ने पहले जो बात कहा, बाद में अपने सवाल का जवाब खुद ही अजय जी ने दे दिया कि बीजेपी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बीजेपी अपने कर्तव्य पथ पर डिगी हुई है और कर्तव्य करने के लिए संकल्पित है, दृढ़ संकल्प है। लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी का दिनों दिन रोज कुछ न कुछ माननीय योगी जी नई चीजें कर रहे हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहा है। लेकिन अश्विनी जी, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको आम आदमी पार्टी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही गलती कांग्रेस ने की थी दिल्ली में? इन्होंने भी की थी, इन्होंने भी की थी, यही गलती। तैयारी आपकी रहनी चाहिए अश्विनी जी। किसी भी दल को, किसी भी चुनाव को मोनिका जी भारतीय जनता पार्टी हल्के में नहीं लेती है। जिस दिन हमारा चुनाव खत्म होता है, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर अफरोज जी आपसे यहाँ पर ले लेते हैं। सवाल ये है कि जब आप मैदान में उतरेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी गणित के चलते, जो गणित वहां पर समाजवादी पार्टी की पहले से बनी हुई है, वहां पर ये जो है सुभाषपा की पहले से ही पूरी गणित बनी हुई है, उन्होंने जो अपना मंच बनाया है, उनकी गणित बिगाड़ के आपकी खुद की गणित फेल हो जाए, उनकी भी गणित फेल हो जाए और यहां पर बीजेपी पूरी तरह से अपना समीकरण साधने में कामयाब हो जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जनता के साथ चुनाव लड़ा था, जनता ने लड़ा था अपना चुनाव खुद। वही हाथ यूपी में होने वाला है। आप ये मत समझिए किसी का बॉर्डर जो है वो पैक्ट है, वो कहीं जाएगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारी को, कार्यकर्ता को, पदाधिकारी बिजली मिलेगी, उसको भी फ्री पानी मिलेगा, सब कुछ उसके लिए भी फ्री होगा। तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि अपना कार्ड की बात को छोड़ दीजिए, अपनी जमीन का निश्चित जमीन निकलने वाली है, ये अपनी गलतफहमी दूर कर ले। इस तरह का घोटाला जिन्होंने कोरोना में 3-3, 4-4 जिलों में किया है, बताइए कुछ उसके बारे में भी फिर जानकारी दीजिए ना, घोटाले के बारे में भी फिर कुछ मतलब जानकारी दे दीजिए दर्शकों को, किस तरह के घोटाले की आप बात कर रहे हैं? मैं कोरोना घोटाले की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, किस तरह का? आप ये सब चीजें जनता के सामने आने वाली है, जनता देख रही है, उसको तो मौका चाहिए। नहीं, आपको भी पूरा देश देख रहा है, अगर आप कुछ जानकारी दे पाएंगे तो दर्शक नहीं, आपको भी पूरा देश देख रहा है, अगर आप कुछ घोटाले की जानकारी अगर दे पाएंगे तो ये तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल भाई, अभी कुछ दिन पहले संजय सिंह ने आपको चैनल के माध्यम से सारे कोरोना घोटाले की जांच, जिसमें किट की बात ले लीजिए, ऑक्सीमीटर ले लीजिए और थर्मामीटर ले लीजिए, जो 500 रुपए की चीज है वो 15,000 में खरीदी जा रही है। इस तरह के उसके साथ न्यूज चैनल और ये जो बातें हैं जो कह रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से समझ ले, ऐसा नहीं है कि हमारा आपके कार्यकर्ताओं को ठीक है। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा ये जो पूरी का पूरा ये यहाँ पर समीकरण बन रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम वोटर है वो शिफ्ट हो जाए आम आदमी पार्टी की तरफ कुछ, और इसमें कुछ ऐसा निकल के सामने आ रहा है कि इससे बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ना कि नुकसान होगा? देखिए आलोक जी, जहां तक मुझे नजर आ रहा है, देखिए आज आम आदमी पार्टी ने पहले कभी यूपी में चुनाव ऐसे नहीं लड़ा, ना गाजियाबाद की सीट आ पाई, ना नोएडा की सीट आ पाई। गाजियाबाद नोएडा बिल्कुल जुड़ा हुआ है दिल्ली से। लेकिन अब जो दोबारा आम आदमी पार्टी आई है, जिस तरीके से केजरीवाल जी इतने परिपक्व नहीं थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब जो चुनाव होगा वो इतना हल्के में लेना हमारी बहुत बड़ी गलती होगी बीजेपी के लिए भी। क्यों? बीजेपी गरीबों की पार्टी मानी जा रही है, विकास की पार्टी मानी जा रही है। बीजेपी जो है जात पात के ऊपर चल रही है। यही केजरीवाल का हिसाब किताब है। केजरीवाल गरीबों की नस पकड़ रहे हैं। केजरीवाल का जो तरीका है ना, आप ये देखिए तरीका क्या है कि बिजली पानी में सस्ती कर दूंगा, इसके अलावा शिक्षा में सुधार कर दूंगा। ये चीज हर आदमी चाहता है। आज व्यापारी दुखी है कोरोना से, आज किसी का पैसा नहीं है,
आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, मौजूद हैं, बता दें कितने जिलों में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जिले की बॉडी है। वही तो चुनाव लड़ाएंगे, वही तो जमीनी स्तर पर काम करेंगे। यही मैंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से और हम जीतेंगे, हमारे पास मुद्दे, इससे नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप अगर कहीं भी असर डालेंगे थोड़ा सा, तो वो जो समाजवादी पार्टी पे, सुनील देव पार्टी पर असर डालेंगे। बीजेपी का अपना वोटर है, अपना काडर है, अपना कार्यकर्ता, जैसा अपनी बात पूरी कीजिए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हम समझेंगे ना राजनीतिक दृष्टि से, अगर हम समझेंगे, हम देखिए गाजियाबाद और नोएडा में तो आपकी पार्टी खड़ी नहीं है। अफरोज जी, मैं वही मॉडल पूरा लेके आएंगे और मैं आपकी गाजियाबाद नोएडा में तो आपके कार्यकर्ता ही नहीं इतने ज्यादा, सिर्फ अफरोज जी, मैं आपकी बात ही कह रहा हूँ। पिछले 2 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जयराम जी कुछ बोलना चाहते हैं पार्टी की तरफ से। एक सेकंड मेरी बात, जयराम जी, हाँ, मैं किसी आम आदमी की पार्टी, मैं जनरल बात ये कह रहा हूँ। ठीक, बोल दीजिए। देखिए, एक तो लोगों में ना आज कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, एक तरीके से आपने देखा होगा, आप चुनाव का समीकरण देखिए, उनके बयान जो आ रहे हैं, जैसे अब आया था दशहरा के ऊपर कि भाई कई राज्यों में जो है रावण की जगह मोदी जी का पुतला लगाया गया। ये थोड़े बयान देते हैं, चौराहे पर जो है ऐसा जूते मारे जाए, मतलब इस तरीके के बयान एक इतने परिपक्व राजनेता के, कांग्रेस पार्टी की तो पूरी लुटिया जो डूबी जा रही है। आपको मेरी बात का बुरा लगेगा मनोज जी, राहुल गांधी जी पे कंट्रोल करिए, आप राहुल गांधी जी के बयानों पे कंट्रोल कर दीजिए, दिग्विजय सिंह पर उन्हें बढ़िया टीम दीजिए आप। दिग्विजय सिंह बयान जो है पूरी उनका भी नाम जरूरी है, रहे हैं आपके। और इसके अलावा आम आदमी को आप हल्के में ले रहे हो। देखिए, आम आदमी से हमें कोई वो नहीं है, मेरा मतलब ये यूपी के लोगों को विकल्प चाहिए। पहले तो आज समाजवादी पार्टी देख ली उन्होंने, बहन जी देख ली, तो इस चुनाव को अगर उन्होंने ढंग से करा, जिस तरीके से इनकी सोच है, जिस तरीके से इन पर टीम है, तो हम इस चुनाव को हल्के में लेंगे तो हमारी भूल होगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आज समाजवादी पार्टी को भी एक्टिव होना पड़ेगा पूरी तरीके से। ठीक, आपकी बात बातों पे बिजली पानी का मुद्दा कम नहीं है, बिजली पानी के मुद्दे पर पूरी दिल्ली सरकार बनी है, इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले सकते आप। दुगना रेट है यूपी के अंदर बिजली का। ठीक है, दिल्ली से आप उनकी बात पूरी भाई, यूपी में 5.5 का रेट है, दिल्ली में 3 का रेट है। समस्या चुनाव जो है जनता लड़ती है, कार्यकर्ता संगठन तो लड़ता ही है, चुनाव जनता लड़ती है। ये 4.25 साल में उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता जो इस सरकार से त्रस्त है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, या व्यापारियों में जो डर का माहौल अब बना है उसकी बात हो, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल ठोक नजर आ रही है। मैं बताता हूँ, देखिए, इनके अपने ही विधायक, अपने ही सांसद, आप बताइए किसी और पार्टी उसका विधायक सांसद बोल रहा क्या? खुल के उत्तर प्रदेश में 2019 के अक्टूबर का समय बता देता वालों भाई, उसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सदन में जब गाजियाबाद के गुर्जर विधायक जी ने अपनी आवाज अपने क्षेत्र का उठाना चाहा, तो विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर जी ने तुरंत बैठा दिया। लेकिन उसी विधायक की आवाज बने थे माननीय ओम प्रकाश नेताजी, उनके साथ में क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के 200 विधायक जेल में आके बैठ गए, नारे लगाने लगे सरकार के खिलाफ। उस समय योगी जी तो दक्षिण भारत में चुनाव है, वहां से उनको हरा पड़ा मेहनत करने के लिए। उन विधायकों को देखिए, मैं बताना चाह रहा हूं, एक सवाल एक ही बात मुझे कहने तो दो। अरे एक ही बात तो आप ही कर रहे, कोई भी कर रहा है, कोई नहीं कहते। मैं क्या बताना चाहूंगा, देखिए, उत्तर प्रदेश में आज पूरा करा लीजिए, उत्तर प्रदेश के जो विधायक है वो योगी जी से नाराज बैठे हैं, सरकार से नाराज बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के विधायकों की सुनवाई नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये कैसी सरकार चला रही है? ये हिटलर शाही सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। आए दिन लूटपाट, हत्या, बलात्कार की जगह विकल्प क्या है? 75 जिलों में है। विकल्प क्या? देखिए, 12 मंत्री के विधायक माननीय अवस्थी जी थे, जो घोटाला हुआ था, उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था कि थाने का थाना अध्यक्ष जो है इतना बड़ा घोटाला किया है। लेकिन ठीक है, वो दूसरी बात हो गई। एक ही सवाल अब ले लीजिए, पूछिए अपना सवाल। एक ही सवाल, आपने अपनी बात जब रखी, जब बात खत्म की, तो उसमें अपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उत्तर प्रदेश का व्यापारी डरा हुआ है। ये समझा दीजिए कैसे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, इसको समझिए व्यापारी क्यों डरा हुआ। आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में, नोएडा में देख लो ना, व्यापारी कहाँ है आप बताइए। क्या नाम 2018 में जो समिट हुआ था उत्तर प्रदेश में, उद्योग कहाँ लगा? इसको आपको बता दीजिए ना। बड़े बड़े आयोजन योगी महाराज जी कर देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो उद्योग घराना क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में आया? ये समझन की बात करते हैं। कहने दीजिए, ये समझन कंपनी की बात करते हैं कि हमने समझन बुलाया, वो तो पिछली सरकार की देन थी। तमाम ऐसे कार्य हैं जो पिछली सरकारों की देन है, इस सरकार ने नहीं क्या किया उसको हमें बता दीजिए। तो आप फिर मतलब समाजवादी पार्टी चाहते हैं? अश्विनी साहब जी बैठे, एक कंपनी, एक IIT या कोई विश्वविद्यालय आपने बनाया हो, बता दीजिए। स्वास्थ्य
नहीं हुए, पहले नहीं हुए, इसका मतलब पहले नहीं हुए। सबसे बड़ा घोटाला बिजली घोटाला है। आप बता दीजिए, उसके स्वयं श्रीकांत शर्मा जी बैठे हुए, जांच कैसे संभव हो सकता है? मैं कहता हूँ अगर कोई कुर्सी भी बैठा है, उसका जांच कैसे संभव हो सकता है? तमाम बिजली घोटाले, शौचालय का घोटाला, विधवा पेंशन घोटाला, नहीं, एक सेकंड, जयराम जी, हम किस घोटाले की बात जयराम जी, खनन घोटाला हुआ था उत्तर प्रदेश में, चंद्रकला आईएएस थी, वो क्या फिर आईएएस अधिकारी नहीं थी? समाजवादी पार्टी की थी ना तब तो सरकार। हाँ, पिछली सरकार की पिछली तो ये सरकार आई थी ना। हाँ ठीक है, सरकार ने क्या किया बहुत ज्यादा करो। लेकिन आईपीएस महोबा में जो व्यापारी की हत्या हुई उसके बाद आईपीएस सस्पेंड किया गया ना, और उसके बाद से वो लगातार फरार चल रहा है, तो ये तो फिर कामयाबी हुई ना। हम जानना चाह रहे सस्पेंड से क्या निकलता है? किसी को सस्पेंड कर दिया, वो केंद्र का कर्मचारी है, उस पर सरकार पौने 4 साल में जितने भी एफआईआर। सुन लीजिए जयराम, सुन लीजिए, एक सेकंड, ये सरकार केवल जयराम जी, एक सेकंड, जो रैंक है उसको नकार देंगे क्या? 12 से दूसरे नंबर पर पहुंच जाना उत्तर प्रदेश। एक सेकंड, अजय जी, एक जवाब नहीं मिला, बिल्कुल मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आपने दूसरी बातें क्या दी, जवाब नहीं दिया। अरे यार कहाँ चले गए दयाराम जी? आपने कोई मार के चला जाता आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, एक मिनट, आप इन्होंने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश का व्यापारी डरा हुआ है। देखिए मैं व्यापारी वर्ग से जुड़ा हूं, पहले मेरे आपने जवाब मैं जवाब देना चाह रहा हूं इस बारे में। ऐसा है, देखिए व्यापारी का जो डर है, अफरोज जी एक सेकंड, एक मिनट में इसको समझाना चाह रहा हूं। बोलिए, व्यापारी वर्ग से प्रदीप जी कुछ बोल रहे, सुन लीजिए, मैं बोलिए आप प्रदीप। मैं इनका जवाब देना चाह रहा हूं अजय जी का। देखिए पहले नोटबंदी हुई 2016 के अंदर, आप ये देखिए पूरे देश के अंदर व्यापारी के साथ में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है। नोटबंदी के बाद में विश्वास हट गया व्यापार करने में। पहले सारा लेन देन बैंक से नहीं चलता, लेन देन हमारा आपस में भी चलता है, लोगों से भी चलता है। उसके बाद में जीएसटी आई, 38 काउंसिल मीटिंग हो चुकी है, जीएसटी आज भी ठीक नहीं है, सबसे खराब जीएसटी पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे देश की। 5 प्रकार की जीएसटी आप देखिए, आप जीएसटी में कोई है ही नहीं, 28% तक की जीएसटी है, अभी तक मीटिंग होती जा रही है, अभी तक सुधार किया जा रहा है। 80 बार कानून चेंज कर चुके। आप बताइए कौन सा ऐसा कानून है जिसको 80 बार 100 बार चेंज करोगे? अब ये कानून क्या है? ये अभी उनकी बात पूरी, ठीक। देखिए आज क्या है, आज व्यापारी चाहता है सुगमता से काम होना, व्यापारी चाहता है उसको टेस्ट का डर नहीं है, पर टेस्ट का टेरर नहीं होना चाहिए। आज हमने ऑनलाइन टेस्ट कर दिया, आपने गलती हो गई तो उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा भ्रष्टाचार पूरी तरह से है, और अब से नहीं 70 साल से है। आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, जब सरकार जाती है तब पत्ते खुलते हैं। पहले तो मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, हर सरकार में भ्रष्टाचार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, ना कभी इतने बड़े देश में पूरा खत्म होना इतना आसान नहीं है। लेकिन आपने कानून को, आज किसान का आंदोलन हो रहा है देश के अंदर, काम रुका, 20 दिन से आंदोलन चल रहा है। सरकार कोई भी काम करे उसकी पहले डिबेट होनी चाहिए, पहले चर्चा होनी चाहिए। आपने कानून अच्छे बनाए, कानून में हो सकता है आपकी कमी ना हो, लेकिन समझाना चाहिए लोगों को। आज आधे लोगों को ये नहीं पता, वहां बैठे हुए आंदोलन के अंदर की इन मांगों का इफेक्ट क्या है, उस पर आज हमारी डिबेट नहीं है। समझाना चाहिए, आप समझाने में फेल हो रहे हो। इसी बात का डर है कि आम आदमी पार्टी जो बढ़िया तरीके से समझाती है, आज हमारा जो मुद्दा मोहम्मद अब्बास हावी ना हो जाए। मोहम्मद अब्बास, आपसे एक सवाल यह है कि अखिलेश यादव युवा नेता है, और मुलायम सिंह यादव के बाद जिस तरह से उन्होंने पूरी विरासत को उन्होंने संभाला है, वो पूरा का पूरा प्रदेश इस वक्त देख भी रहा है। बसपा के तमाम कद्दावर नेता अखिलेश के साथ हैं, जो तमाम राजनीतिक पार्टियों की, यहां तक कि कांग्रेस के भी तमाम कद्दावर नेता अखिलेश के साथ हैं। अखिलेश क्या अकेले दम पर, बिना किसी बहुत बड़े गठबंधन के, वो अरविंद केजरीवाल से और योगी आदित्यनाथ से एक साथ टक्कर ले पाएंगे क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सक्षम है, और वो समान विचारधारा वाले कुछ हमारा गठबंधन है, राज्य करेंगे भी। लेकिन ये बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी का जो जंगल राज चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का किसानों के प्रति अरे तैयारियों की बात कीजिए ना। आप अभी देखिए क्रिमिनल राज पर आप जाएंगे तो ये फिर आपके आंकड़े यहाँ पर गिनाने लगेंगे, ये फिर अनिल यादव का नाम लेने लग जाएंगे। तैयारी क्या है आपकी? तैयारी बताइए। इनको नहीं पता है अभी। आलोक जी, मुझे ऐसा लगता है बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी हमें महागठबंधन देखने के लिए मिल सकता है। हाँ बोल लीजिए पहले आप पहले अपनी बात रखिए। मेरी बात समझने की कोशिश करें ना। हाँ पूरी कीजिए। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। कल पूरे प्रदेश में हर जिले में हर मुख्यालय पे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जेलों को भरने का काम किया है। तमाम पुलिस प्रशासन लाठियां बरसाता रहा, समाजवादी पार्टी के लोग
किसानों के समर्थन में, अन्नदाता के समर्थन में आंदोलन करते रहे। ये बिल्कुल साफ हो चुका है बिहार के चुनाव में भी, जहाँ ओवैसी जी गड़बड़ कर गए और चूक गए। अब्बास जी, अरविंद केजरीवाल मैदान में है, सवाल मेरा यह है, इसके लिए अब आपकी रणनीति में क्या परिवर्तन आने वाला है? क्योंकि इस बात को अब हल्के में मत लीजिए। जैसे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है, सिद्धार्थनाथ सिंह को सामने आना पड़ा है। ये कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि आपका जो पारंपरिक वोटर है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो सकता है। उसके लिए तैयारी क्या है आपकी? मध्यम वर्गीय वोट जो ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के पास है शहरों में, और शहरों में भारतीय जनता पार्टी का जितना वोट करोगा सब समाजवादी पार्टी का फायदा होगा। हमारा अपना विचार है कि भारतीय जनता पार्टी और व्यापारी में आम आदमी पार्टी चलेगी तो भारतीय जनता पार्टी इस पर कमजोर होगी। इसके बाद भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक ही फैसला जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को मिलकर हराना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, ईवीएम की मदद से है। मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। एक सेकंड बस यहाँ पर एक जो कमेंट ले लेते हैं। मनोज तिवारी जी भी हमारे साथ, ठीक है। मनोज जी, लगातार काफी सालों से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को मजबूत कर रही हैं। वो लगातार इस कोशिश में है कि जो कार्यकर्ता केंद्रीय संगठन से नाराज हैं वो उत्तर प्रदेश में कम से कम खुश रहें। लेकिन अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल मैदान में आएंगे, उसके बाद से क्या प्रियंका गांधी अब अपनी रणनीति को बदलने वाली हैं? क्योंकि लगातार अब जो आपका वो था ना बेताल था, करप्शन का बेताल, वो अब आपके पीछे फिर से आने वाला है। देखिए, एक बात मैं पहले बोल चुका हूँ आपके चैनल पर कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में आधारभूत फर्क है। आम आदमी पार्टी जो है नई पार्टी है जिसका कोई उत्तर प्रदेश में ना जनाधार है ना संगठन है। अब उनके व्यक्तिगत निर्णय चुनाव लड़ने के बारे में हो सकते उस पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। अब जहाँ तक सवाल हमारी तैयारी का है, कांग्रेस का है, कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य तो और हम जी, मतलब आप अभी से ही मान के बैठ गए कि अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं करेंगे? नहीं मनोज जी, यही तो देखिए समस्या है संगठन के साथ कि आप अभी से ही ये मान के बैठ गए कि जो व्यक्ति नई पार्टी बनाता है, दिल्ली में 15 साल के शासनकाल को शीला दीक्षित के समाप्त कर देता है, उसको अभी भी आप इतना हल्का ले रहे हैं। मैं इनसे कुछ कहना चाहता हूँ मनोज जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। मनोज जी, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, आपका कार्यकर्ता है, आपकी बॉडी है, आपकी सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन आप एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको दे रहा हूँ गाजियाबाद का, जहाँ से मैं आता हूँ। अभी आपकी पार्टी की जो वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्षा भी हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन था और आपकी तरफ से एक पार्टी सर्कुलर जारी हुआ कि मेरा जन्मदिन ना मनाया जाए, लेकिन फिर भी उसमें अजय कुमार लल्लू जो है उनका भी था कि नहीं मनाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी गाजियाबाद की महानगर बॉडी ने उनका केक काटा, पार्टी कार्यालय पर जन्मदिन मनाया। यानी कि यदि वो आपकी पार्टी की तरफ से जारी आदेशों को नहीं मानते हैं, उनके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? आप खुशी में हुआ है ना, ये तो हैप्पी बर्थडे था। नहीं, ये तो अवहेलना हो गई ना, खुशी में हुआ है, अवहेलना हो गई। यदि आप इसके लिए मानने के लिए थोड़ा न जारी किया, ये तो लेकिन अंदर अंदर तो हर कोई चाहता है ना। नहीं, हैप्पी बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे। हाँ बोलिए दयाराम जी। मैं आवाज़ को कहना चाहूंगा, आपके पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है और अब चुनाव में कह रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता बड़ा अनुशासित है। ये अनुशासन है? मैं समझता हूँ ये तो देखिए अश्विनी साई बैठे हुए, अश्विनी साई बैठे, यदि इनकी पार्टी तरफ से इस तरह का आदेश होता तो उनके पार्टी कार्यकर्ता की हिम्मत है कि बना लेता। मनोज जी देखिए, तैयारी सबकी है, सवाल ये खड़ा होता है कि तैयारी सब करे 2022 के लिए। आम आदमी पार्टी भी अब मैदान में कूद पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी तो लगी हुई है, सपा की तैयारी भी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपकी रणनीति इस बीच क्या है? क्योंकि बहुत जरूरी है कि आपकी रणनीति भी हो, कोई स्ट्रेटेजी आपकी। मोनिका जी, मुझे लगता है कि हमारे साथी ने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब देना चाहिए। तो जी कम से कम समय लेकर थोड़ा सा दीजिएगा, कम से कम समय, क्योंकि हमें भी इतनी आपत्ति नहीं है। हैप्पी बर्थडे था सोनिया जी का, हमें इतनी कोई आपत्ति नहीं है। केजरीवाल जी का आया असली मुद्दा।
अरे जनाब, भारतीय राजनीति में कांग्रेस एक विचारधारा है और उस विचार लोकतंत्र में सत्ता में नहीं आना। 6 वर्ष से हम सत्ता में नहीं है। नहीं ठीक है, जन्मदिन था, खुशी का माहौल था, मना लिया, कोई बात नहीं। आलोक जी आपकी इजाजत हो ना, तो मैं कहना चाहूंगा अब्बास जी को कि अब्बास जी की तो पार्टी देखिए, 2 पार्टी यूपी में रही है। आज जो समीकरण हम देख रहे हैं ना, इनकी पार्टी भी जात पात की रही है, यादवों की रही है, मुसलमानों की रही है, बहन जी की पार्टी रही है, आपको पता ही है, अपनी वो भी जात पात की रही है। तो कहीं ना कहीं इन्हें सोचना पड़ेगा, जो बहुत हल्के में ले रहे हैं, जो कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है देखिए, आज कांग्रेस अपना जमीनी स्तर खोती जा रही है, कहीं ना कहीं हमारे प्रवक्ता जी कह रहे हैं कांग्रेस हर जगह अपना जो है। सुन लीजिए, दयाराम जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा आलोक भाई, इसको समझिए। हमारा देश कभी कृषि प्रधान देश था, इसको हम नकारते नहीं है, लेकिन आज हमारा देश जात प्रधान देश है, इसको मान लीजिए। उत्तर प्रदेश आपने बोला ना विकास के नाम पे, ये सही है, विकास के मुद्दे पे तो आई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन देख लीजिए जातिवादों से परित है पूरा ध्रुवीकरण होता है। अरे जात के नाम पे पट्टा, जात के नाम पे टीका, डाक के नाम पे चौकी, जात के नाम पे थाना, डाक के नाम पे एसडीएम, डाक के नाम पे एसएसपी। आप बताइए ना कैसी बात कर रहे हैं। और सुनिए, जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, जातियों के आंकड़े के बगैर वो सरकार नहीं बना सकती। मैं फिर बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में देख लीजिए, जिस जात का जहां वोटर है उसको लेकर खड़ा कर दिया। आप बता दीजिए ना, उत्तर प्रदेश में जातियों के बगैर कौन सरकार चला, बता हमें बताइए, एक पार्टी को बता दीजिए। और रही बात चुनाव की, चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जो भागीदारी संकट मुद्दा बनाया है, आलोक भाई आज नोट कर लीजिए, इसके बगैर उत्तर प्रदेश में 2022 में किसी की सरकार नहीं बन रही है। क्योंकि माननीय नेताजी ने जो जाल बिछा दिया है, उस जाल से निकलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, हम जब इनके साथ आए थे, जो पूर्वांचल में 125 सीटें जीती थी, वो भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी तो वोट दिलाया होगा, उसको कैसे भारतीय जनता पार्टी न कर सकती है। ठीक है, आज हम आ रहे हैं, लेकिन इस चीज का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा 2022 में। मोहन जी बड़ी बात जो थी मेरी, जो मैं कहना चाह रहा था, अश्विनी जी कुछ बोल रहे हैं मेरी, आज बीजेपी पर हिंदू धर्म की मोहर लगी हुई है। देखिए कहीं ना कहीं आप देखिए, समाजवादी पे मुस्लिम वोटर लगा हुआ है। अश्विनी जी आपके पास आ अश्विनी जी एक ही बात 1 मिनट के अंदर, तो ये आम आदमी जो पार्टी है, इस पर जात पात की मोहर अभी नहीं लग पाई है। देखिए मेरा मानना जो है, आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदर जो है ना, आम आदमी पार्टी काफी हावी है, बिना जात पात के चुनाव लड़ेगी है, तो कहीं ना कहीं इसका समीकरण। अश्विनी जी आपको मुझे लगता है, मैं आलोक जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे मित्र भार्गव जी बहुत बढ़िया भाषण दिए। इनकी जिस पार्टी की ये आज यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनकी नींव ही जाति पर पड़ी है, बहुजन समाज पार्टी की तरह, और आज वो जाति पर भाषण दे रहे हैं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है। वो नहीं अश्विनी जी, अगर ये जो फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो फिर सिद्धार्थनाथ क्यों आए? सिद्धार्थनाथ जी को ट्वीट करने की जरूरत क्या पड़ी थी? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बकायदा उन्होंने, मतलब बताइए क्या जरूरत है मीडिया में आके बयान देने की? भारतीय जनता पार्टी की तो जरूरत क्या पड़ी थी? नहीं आज घबराहट, अगर आप घबरा नहीं रहे, डर नहीं रहे, और आपने विकास का काम किया था, चुपचाप काम करिए। ठीक है, सुन लीजिए, बोलने की जरूरत नहीं है ना। डर तो जवाब दीजिए। बयानबाजियों का दौर चलता रहेगा, इससे आप उतर नहीं सकते हैं। बयानबाजियां चलती रहती हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव। ठीक है अश्विनी जी, अपने थोड़ा जल्दी अफरोज जी के पास में जाना चाहूंगी। अफरोज आलम अफरोज जी, अंतिम कमेंट इनसे ले लीजिए, क्योंकि समय ऐलान कर देने भर से यहाँ पर चुनौती नहीं बन जाएंगे आप। इसके लिए आपका फॉर्मेट क्या है, क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति आपकी है, क्या तैयारी आपकी है? 2012 से अगर पार्टी बनी थी तो ऐलान करने की बात होती तो हम 50% पहले भी कर चुके होते अगर हमारी जमीन तैयार न होती। देखिए हमने पूरा सर्वे कर लिया, हमने पूरा काम कर लिया। हमने उत्तर प्रदेश की एक सर्वे के चलते ही 11 FIR हैं संजय सिंह के खिलाफ, सर्वे के कारण ही। सामने एक ऐसा नेता है योगी आदित्यनाथ, जिसके जाने भर से सर्वे जो आपने किया था ना, सर्वे के चलते ही अफरोज जी 11 FIR दर्ज हैं संजय जी के खिलाफ। हर उत्तर प्रदेश की जनता का एक शख्स यही चाहता है कि जो काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया है, उसके आधार पे उत्तर प्रदेश में काम हो। चलिए, दलगत राजनीति जो है, जातिगत राजनीति जो है, धर्म जात दलों ने पैदा करके रखा हुआ है, उसको तोड़ के आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता एक सुनहरा भविष्य देखेगी। ठीक है, बदलाव की राजनीति करनी। चलिए ठीक है, विकास की राजनीति। हाँ, और आप इस चीज की सावधानी रखिएगा कि अब जो आगे आप ये जो सर्वे कराएं तो वो जाति सर्वे ना हो कम से कम, नहीं तो FIR अभी 11 हैं, ये फिर 22 भी हो जाएंगी। ठीक है, बात करेंगे, हाँ आना होगा इसी मुद्दे पे। और जिस तरह की राजनीति उन्होंने की है अब तक की,
इनका पाला अभी ऐसे लोगों से पड़ा है, ऐसे दलों से पड़ा है जो शायद इन्हीं की तरह की राजनीति करते चले आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी है। बात अरविंद केजरीवाल की हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मुद्दा कभी किसानों की तरफ गया, कभी वहां पर भ्रष्टाचार पर चला गया। हालांकि दामन किसका कितना साफ है आप सभी जानते हैं, लेकिन लगातार ये बात तो अहम हो जाती है कि जब अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में कदम रखेंगे तो निश्चित रूप से भूचाल तो आएगा, क्योंकि जिस तरह से उनको छोटा आंकने की गलती कांग्रेस ने दिल्ली में की थी उसका नतीजा आप सबके सामने है। बिल्कुल, और क्या योगी के गढ़ उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सेंधमारी कर पाएंगे केजरीवाल, ये एक बड़ा सवाल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार खबरों का दौर प्राइम न्यूज पर इस तरह जारी है। नमस्कार।